गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस यानी गिरवी के अनुबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावनर, यानी जो गिरवी रखने वाला व्यक्ति है या गिरवी करता उसके कर्तव्य एवं अधिकार क्या है। साथ ही हु मे प्लेस द गुड्स यानी गिरवी कौन रख सकता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि कोई चैप्टर समझना है तो आप जो वीडियो है वो शुरू से देखें और उस चैप्टर से संबंधित कंप्लीट वीडियो है सीक्वेंस से यदि आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और समझते हैं ड्यूटीज ऑफ पावनर, यानी जो गिरवी रखने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, या गिरवी करता है उसके ड्यूटीज यानी कर्तव्य क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावनी, ठीक है ना, गिरवी ग्राही, ठीक है, उसके बारे में जो बताया था। तो सबसे पहले है ड्यूटीज ऑफ पावनर, गिरवी करता या गिरवी रखने वाले के कर्तव्य। टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स ऑफ द गुड्स, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट ऑफ द गुड्स अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी लोन के बदले जमानत के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रख रहा है, तो उसे उस वस्तु के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी जानकारी पावनी को दे देनी चाहिए, ताकि पावनी को किसी प्रकार का उस प्लेस्ड गुड्स की वजह से लॉस नहीं हो। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, आपने अपने रिलेटिव से 1,00,000 रुपए का लोन लिया और उसके बदले एक गाय है जो है काऊ, उसको आपने गिरवी रख दिया। अब गाय क्या है, ऐसी है कि वो अचानक क्या है, वो अपना मेंटल स्टेटस खो देती है और एग्रेसिव हो जाती है। तो इसके संबंध में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी जानकारी है वो पावनी को दें, ठीक है, ताकि पावनी को किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं हो। तो ये ड्यूटी है पावनर की, जो अपनी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख रहा है तो वह उस वस्तु के संबंध में समस्त या जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, मटेरियल फैक्ट है, उनको डिस्क्लोज करे पावनी के जो है सामने। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखिए पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस यानी पावनी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में जितने भी खर्चे किए हैं प्लेस्ड गुड्स से संबंधित एक्सपेंसेस, तो उन सभी जो एक्सपेंसेस को जो है पावनर के द्वारा उनका रिम्बर्समेंट किया जाना चाहिए, उनका रीपेमेंट किया जाना चाहिए। ये पावनर का ड्यूटी है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, देखिए आपने अपने रिलेटिव से 20,000 रुपीज उधार लिए, उसके बदले एक जो गाय है वो उनके पास गिरवी रख दी। अब गाय यदि बीमार हो जाती है, उससे संबंधित जो खर्चे हैं, ठीक है, वो पावनी के द्वारा जो है बियर किए जाते हैं, तो उन सभी खर्चों का रिम्बर्समेंट है वो पावनर द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, टू मेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, to make delivery
ऑफ द गुड्स अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के अंदर जो गुड्स है उसका डिलीवरी जरूरी है। ये डिलीवरी आप एक प्रकार से जो फिजिकल जो एक्चुअल डिलीवरी है उसके द्वारा कर सकते हैं। आप जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है वैसे डिलीवर कर सकते हैं गुड्स, बट पावनर के द्वारा है वो पावनी को जो गुड्स की डिलीवरी की जानी जरूरी है फॉर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेक पेमेंट ऑन द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्लेस्ड गुड्स। To make payment on the sale proceeds of the placed goods। अब देखिए ये जो पॉइंट है टू मेक पेमेंट ऑन द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्लेस्ड गुड्स, ये समझना जरूरी है। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है, ठीक है, और ये है बैंक BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए अनिल ने जो बैंक से 1 लाख रुपए का है वो लोन लिया, ठीक है ना, ये समझना देखिए, यानी 1 लाख रुपए का जो लोन है और वो बैंक ने अनिल को दिया। लोन ग्रांटेड, ठीक है, ये समझना है। यहां पर ये 1 लाख रुपीज है, 1 लाख। अब देखिए एक बात, अब जो अनिल है उसने बैंक के पास जो है, बैंक के पास जो गोल्ड है वो गिरवी के तौर पर रखा, यानी प्लेस जो गोल्ड, प्लेस गोल्ड। अब देखिए क्या होता है, अनिल डिफॉल्ट कर जाता है यानी लोन का पेमेंट नहीं करता, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है कि जो अनिल ने बैंक के पास जो सोना रखा है उस सोने को बेच सकता है और बेचकर अपने लोन की और उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी रिकवरी कर सकता है बैंक। तो बैंक ने क्या किया, जो लोन ये जो गोल्ड रखा है अनिल ने उसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 1 लाख रुपए में, ठीक है ना, 1 लाख रुपए में जो है जो गोल्ड रखा था वो सेल कर दिया। गोल्ड सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। अब देखिए 1 लाख रुपए में बैंक ने जो गोल्ड था वो सेल कर दिया, और जो लोन है यानी 1 लाख रुपए का लोन था उस पे 50,000 रुपीज जो है इंटरेस्ट हो गया। टोटल 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए बैंक का लोन का राशि बकाया था, और जो गोल्ड है उसको सेल करने से बैंक को कितना रुपए मिला? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। लोन का कितना बकाया है?
1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल है और जो 50,000 रुपए है वो इंटरेस्ट है, यानी टोटल 1,50,000 रुपए बैंक का अनिल पर बकाया है। बैंक के पास जो सोना रखा गया था अनिल के द्वारा उसको बैंक ने बेच दिया और उससे 1 लाख रुपए की वसूली हुई। तो अब बैंक क्या करेगा, अभी भी 50,000 रुपए है वो अनिल से रिकवर कर सकता है और ये अनिल की ड्यूटी है कि वो 50,000 रुपए जो बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट बैंक को करे। ठीक है, तो इस पॉइंट्स का मतलब यही है टू मेक पेमेंट ऑन द सेल प्रोसेस ऑफ द प्लेस्ड गुड्स, यानी जो प्लेस्ड गुड्स है उसको सेल करने से यदि जो टोटल डेप्ट है उससे कम राशि रिकवर होती है, कम जो अमाउंट रिकवर होती है, तो उस केस में बैलेंस जो अमाउंट है या जो डेप्ट का अमाउंट है, ऋण की राशि है जो बच जाती है, जिसकी रिकवरी जो प्लेस्ड गुड्स है उसको सेल करने से नहीं हुई है, तो उस जो अमाउंट का जो पेमेंट करने का जो ड्यूटी है वो पार्टनर का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट, टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट, अब देखिए टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट यानी जो पार्टनर है उसका ड्यूटी है कि जितना भी उसने जो है लोन लिया है उस लोन का टाइम से पेमेंट करे। ठीक है, और उसके बाद जो उसके द्वारा जो गुड्स प्लेस्ड की गई है, जो गिरवी रखी गई वस्तु है उसको वापस प्राप्त करे। ठीक है ना, तो लोन का पेमेंट करना टाइमली ये पार्टनर का ड्यूटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू इंडेमनिटी द पावनी, टू indemnify the पावनी। अब देखिए नेक्स्ट है टू इंडेमनिफाई द पावनी। देखिए यदि पावनर के किसी नेग्लिजेंसी या लापरवाही की वजह से पावनी को लॉस हुआ है तो उस केस में पावनर का ये ड्यूटी है कि वह पावनी को कंपनसेट करे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि जो गुड्स प्लेस्ड की है उसके बारे में जो भी फैक्ट है या इंफॉर्मेशन है वो सही जानकारी पावनर ने पावनी को नहीं दी है, इसकी वजह से पावनी को लॉस हुआ है, तो फिर जो पावनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि उस लॉस को कंपनसेट करे। ठीक है, तो ये ड्यूटीज है पावनर के। इसमें हमने 6 ड्यूटीज लिखे। टू डिस्क्लोज द फॉल्ट ऑफ द गुड्स, यानी जो गुड्स पावनर प्लेस्ड कर रहा है पावनी के पास उसके संबंध में कंप्लीट जानकारी है वो पावनी को दे। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यदि पावनी के द्वारा जो प्लेस्ड गुड्स है उसके संबंध में कोई एक्सपेंसेस किया जाता है तो उसकी भी जानकारी है वो देनी चाहिए। जो एक्सपेंसेस है उनको जो रिम्बर्समेंट है वो पावनर के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद टू मेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यानी जो गुड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में डिलीवर करना जरूरी है। ठीक है, उसका एक प्रकार से जो फिजिकल डिलीवरी है या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है टू मेक पेमेंट ऑन द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्लेस्ड गुड्स, यदि जो क्रेडिटर है उसने प्लेस्ड गुड्स को सेल किया है क्योंकि पावनर ने डिफॉल्ट कर दिया, लोन देने से मना कर दिया, तो ऐसे में जो क्रेडिटर है या पावनी है वो उस गुड्स को सेल करके अपने डेब्ट का या अपना जो लोन है जो उसने दिया है उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। बट यदि कुछ पैसा अभी भी बच जाता है जो रिकवर नहीं हुआ है प्लेस्ड गुड्स को सेल करने से, तो उस पैसे को पावनर से प्राप्त कर सकता है और ये पावनर का ड्यूटी है कि जो बैलेंस अमाउंट है उसका पेमेंट करे। नेक्स्ट है ऑन मेक पेमेंट टू मेक पेमेंट ऑफ द डेब्ट, और टाइमली जो
डेप्ट है या लोन लिया है उसका पेमेंट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पावनर का है। तो इंडेमनीफाई द पावनी, यदि पावनर के कंडक्ट या बिहेवियर की वजह से पावनी को कोई लॉस हुआ है तो उस केस में भी पावनर का ये ड्यूटी है कि वह उस लॉस को कंपनसेट करे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को आप नोट करें। अब हम समझेंगे राइट्स ऑफ पावनर, यानी गिरवी रखने वाले व्यक्ति के अधिकार क्या है। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू रिसीव बैक द गुड्स, राइट टू रिसीव बैक द गुड्स। अब देखिए, जो गुड्स पावनर ने गिरवी रखी है पावनी के पास एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस गुड्स को वह वापस प्राप्त कर सकता है लोन का जो है रीपेमेंट करके, ये उसका राइट है। ठीक है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, उसके बदले आपने ज्वेलरी रखा है, तो 1 लाख रुपए का आप पेमेंट करके उसका ब्याज का भुगतान करके आप बैंक से वो ज्वेलरी या गोल्ड है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट, राइट टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट। ठीक, राइट टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए, आपने अपने रिलेटिव से 20,000 रुपए उधार लिए हैं, उसके बदले आपने अपनी गाय है वो गिरवी रख दी रिलेटिव के पास। ठीक है, और 1 महीने के लिए आपने उधार लिए हैं। 1 महीने के बाद जब आप उन्हें लोन जो पैसा उधार लिया उसका यदि वापस रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको गाय वापस मिल जाएगी। तो देखिए, 1 महीने के अंदर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने महीने बाद जो लोन है उसका पूरा रीपेमेंट कर दिया, तो फिर आपका जो राइट्स है उस गाय को वापस प्राप्त कर सकते हैं। गाय के साथ कुछ उस बछड़े जो काफ है उसको भी आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो प्लेस्ड गुड्स है उसमें यदि कोई इंक्रीज हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उसको प्राप्त करने का जो राइट्स है वो पावनर का होता है, पावनी का नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव एडिशनल अमाउंट, राइट टू रिसीव एडिशनल अमाउंट अब देखिए, एडिशनल अमाउंट इसका मतलब हम इस प्रकार से समझते हैं कि यहां पर 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का है बी। ठीक है ना, ए ने जो है बी को लोन दिया, ए ने बी को 1 लाख रुपए का लोन दिया। 1 लाख रुपए हम यहां पर चलो 1 लाख रुपए लेते हैं। लोन ग्रांटेड ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, इस बात को समझना, ठीक है ना। ये है उसने बी को लोन दिया, ये देखिए ए ने बी को 1 लाख रुपए का लोन दिया।
अब बी है, उसने ए के पास जो है कुछ जो गोल्ड है, गोल्ड जो है वो जमानत के तौर पर रखा, ठीक है। यानी बी प्लेस्ड gold with a as security। समझ में आ रहा है? ए ने है लोन ग्रांट किया बी को 1 लाख रुपए का, और बी है उसने ए के पास जो है जो सोना गिरवी रखा। अब देखिए जो बी है वो लोन का पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है लोन का वो हो गया एक प्रकार से टोटल ड्यू। यहां पर समझना टोटल जो ड्यू है, टोटल ड्यू अमाउंट है बी पर वो कितना है 1,50,000, ठीक है। अब देखिए जो ए है, ए क्या करेगा, ए जो के पास जो सोना रखा है बी ने, ए उस सोने को बेच देगा यदि बी पेमेंट नहीं करता है। ए ने उस गोल्ड को सेल किया और जो सेल प्रोसीड है, ठीक है, जो सेल प्रोसीड है वो एक प्रकार से 2 लाख रुपीस है, ठीक है ना, 2 लाख रुपए। अब इस बात को समझना ध्यान से, बी पर टोटल ड्यू है वो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, और जो ए है उसने गोल्ड को सेल कर दिया जो बी ने ए के पास गिरवी के तौर पर रखा था, उससे 2 लाख रुपए वसूल हुए। अब क्या होगा कि जो ए है वो 1,50,000 रुपए अपने उस 2 लाख रुपए में से काट लेगा, ठीक है, डिडक्ट कर देगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है, देखिए टोटल गोल्ड को बेचने से कितना रिकवर हुआ 2 लाख, और लोन कितना है यानी ड्यू कितना है लोन पर 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो जो बैलेंस 50,000 है उसका पेमेंट है वो ए के द्वारा बी को कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, जो कि प्लेस्ड गुड्स को सेल करने के बाद जो और सेल करने के बाद और लोन की अमाउंट घटाने के बाद बचे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पावनर का राइट है कि वह एडिशनल अमाउंट है जो कि प्लेस्ड गुड्स को सेल करने से प्राप्त हुई है उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट राइट है पावनर का उसको देखेंगे। राइट टू रिसीव द गुड्स, राइट टू रिसीव the goods for any particular purpose। देखिए पावनर लोन के बदले गुड्स है उसको प्लेस्ड कर सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, बट यदि उसे किसी भी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यदि गुड्स की आवश्यकता होती है तो वह निश्चित पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस वस्तु को पावनी से वापस प्राप्त कर सकता है, और जो पर्पस पूरा होने के बाद वापस जो है गुड्स रीडिलीवर कर सकता है पावनी के पास। एग्जाम्पल बहुत इजी है, आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले जो ज्वेलरी है, ठीक है, घर पर जो ज्वेलरी है वो आपने बैंक के पास गिरवी रख दी है। अब क्या होगा कि किसी मैरिज फंक्शन में आपको कहीं जाना है और उस ज्वेलरी की नीड है, तो आप बैंक से सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो ज्वेलरी वापस प्राप्त कर सकते हैं और मैरिज फंक्शन में पहनकर जा सकते हैं, और उसके बाद वो आप दोबारा है बैंक को रीडिलीवर कर सकते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी
एक बार जब हम जमानत के रूप में किसी वस्तु को गिरवी रख देते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं, उसके बाद भी हमें ये राइट है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस जो है जो गुड्स है या वो जो असेट्स है उसका हम यूज कर सके, सेल नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट राइट टू रिसीव द गुड्स बिफोर एक्चुअल सेल। राइट टू रिसीव the goods before actual sale। अब देखिए ये एग्जाम्पल भी बहुत इजी है। जैसे आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, उसके बदले ज्वेलरी आपने बैंक में रख दिया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, जमानत के तौर पर। यदि आप लोन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक क्या कर सकता है, उस ज्वेलरी को बेचकर अपने लोन की वसूली कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आपने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने उस गुड्स को या ज्वेलरी को बेचने के प्रयास शुरू कर दिए। ठीक है। लेकिन जो ज्वेलरी है या जो गोल्ड है आपने बैंक में प्लेस किया है, बैंक उसको बेचना चाह रहा है, उस गोल्ड को, ज्वेलरी को बेचने से पहले भी यदि आप लोन का रीपेमेंट कर देते हैं तो फिर आप उस गुड्स को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और उस जो सेल एक्टिविटीज को है या ऑक्शन एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा है। नेक्स्ट है यानी राइट टू रिसीव द गुड्स बिफोर एक्चुअल सेल। एक बार यदि जो क्रेडिटर है या पावनी है वो सेल कर देता है, फिर आप वापस जो गुड्स है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। बट सेल से पहले जो आप अपने टोटल जो आपका ड्यू है, जो भी डेब्ट है, कंप्लीट लोन की राशि का भुगतान करके आप अपनी वस्तु वापस प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू गेट कंपनसेशन। राइट टू गेट कंपनसेशन। अब देखिए यदि पावनी के किसी मिसबिहेवियर या नेग्लिजेंसी की वजह से प्लेस्ड गुड्स को कोई लॉस हुआ है या कोई नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की जो भरपाई है या उस लॉस की रिकवरी है वो पावनी से करने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। यानी क्या हो सकता है कि जो गुड्स पावनर ने प्लेस्ड की है, गिरवी रखी है, यदि वो खो जाती है, और इसके रीजन क्या है कि पावनी ने जो एक जनरल जो प्रूडेंस एफर्ट्स है यानी सामान्य बुद्धि के जो प्रयास है वह नहीं किए, और पावनी की लापरवाही के कारण जो गुड्स खो जाती है, तो फिर ऐसे में जो पावनर है वो उस लॉस की भरपाई जो है पावनी से करवा सकता है। ठीक है। तो ये राइट्स हैं पावनर के जो कि पावनी से क्लेम कर सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस का, और ये लास्ट टॉपिक है हु मे प्लेस द गुड्स, यानी वस्तु को कौन गिरवी रख सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन पॉइंट्स को नोट करें।
who may place। ठीक है, यानी गिरवी कौन रख सकता है। देखिए इसके बारे में हमें ऑलरेडी जानकारी है कि केवल जो ओनर होता है गुड्स का, वही अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के पास गिरवी रख सकता है। बट यहाँ पर कुछ एडिशनल प्रोविज़न है कि ओनर के अलावा और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो गुड्स को और वैलिड तरीके से जो है प्लेस कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। ये एडिशन टू द ओनर ऑफ द गुड्स, जो वस्तु का ओरिजिनल या वास्तविक जो मालिक है उसके अलावा कौन व्यक्ति है जो गुड्स को किसी अन्य के पास गिरवी रख सकता है। और ये इस प्रकार की जो गिरवी है वो वैलिड जो है प्लेस कहलाती है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाय मर्केंटाइल एजेंट्स, बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब देखिए मर्केंटाइल एजेंट्स या फिर बिजनेस एजेंट, ये दोनों ही क्या है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो मर्केंटाइल एजेंट है वह वस्तु को जो है गिरवी रखने का अधिकार रखता है किसी के भी पास। ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए जो मर्केंटाइल एजेंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि एजेंट कौन होता है। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो एजेंसी रिलेशनशिप में और प्रिंसिपल के लिए काम करता है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने यानी प्रिंसिपल ने अपने बिहाफ पर कार्य करने के लिए एजेंसी रिलेशनशिप में एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया है। ठीक है, एक किसी शॉप का ओनर है और उसने पूरे दुकान का या शॉप के अंदर वस्तु को खरीदने का या बेचने का कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है और एजेंट के तौर पर, और वही व्यक्ति पूरा काम देखता है। तो उस एजेंट के पास ये राइट है कि वह उस जो भी एजेंसी बिजनेस के अंदर जो गुड्स है उसको वह किसी के पास जो है प्लेस कर सकता है, गिरवी रख सकता है। और यदि एजेंट ने उन गुड्स को गुड फेथ के आधार पर जो गिरवी रखा है और गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति यानी जो पावनी है उसने भी गुड फेथ के आधार पर जो एजेंट के जो मर्केंटाइल एजेंट है उसने जो गुड्स गिरवी रखा है उसको पावनी ने एक्सेप्ट किया है गुड फेथ के आधार पर, तो उस जो प्लेस को हम वैलिड प्लेस कहेंगे। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और वह एक शॉप जो ऑपरेट करता है, दुकान चलाता है, और उसने एक एजेंट को जो है दुकान पर अपॉइंट कर रखा है। वो सब काम कर सकता है, दुकान के अंदर वस्तु को खरीदना है, बेचना है, ठीक है। और उसने क्या किया कि जो उस गुड्स को, दुकान में जो गुड्स है उसको किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया, ठीक है ना। इस और किस पर्पज़ के लिए कि जो उस शॉप के संबंध में था, कोई लोन था, लोन लिया था या पैसे उधार लिए थे या क्रेडिटर से कोई सामान परचेज किया था, तो उसके बदले कोई गुड्स है उसके पास प्लेस कर दी, गिरवी रख दी। तो यहाँ पर देखिए जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के लिए कार्य कर रहा है और वो गुड फेथ के आधार पर कार्य कर रहा है, तो फिर ये वैलिड प्लेस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस बाय ए पर्सन placed by a person in possession under voidable contract।
ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक व्यक्ति है और वह बहुत ही चालाक प्रकार का व्यक्ति है, लोगों को जो है दिखता एकदम जेंटलमैन की तरह है, बट लोगों के साथ चीटिंग करता है। उसने क्या किया, एक दुकान से, एक ज्वेलरी शॉप से उसने जो है एक रिंग है, अंगूठी, वह खरीदी और डायमंड का जो रिंग है 1 लाख रुपए में उसने परचेज किया। और उसका जो पेमेंट है उसने चेक से किया। चेक एक्चुअल में क्या है, एक जाली चेक है, नकली चेक से उसने पेमेंट कर दिया। ठीक है, चेक दे दिया। अब देखिए जो यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट के आधार पर नहीं, एक फ्रॉड पर आधारित है। ठीक है ना, कपट पर आधारित। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया और डायमंड का जो रिंग है वो परचेज कर लिया। फिर उसने वह डायमंड का रिंग किसी बैंक के पास है वो गिरवी रख दिया और बैंक से लोन ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों का आप ध्यान से समझें। एक शॉप है ABC, ठीक है ना, और ABC ज्वेलर्स, ठीक है ना, एक शॉप है। और ये यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमित। ठीक है, और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए, अमित है, उसने ABC ज्वेलर से एक डायमंड का जो अंगूठी है, रिंग है, वो परचेज किया। ठीक है ना, इसने जो अमित है उसने ABC ज्वेलर से 1 लाख रुपए में रिंग है वो परचेज किया। उसके बदले पेमेंट किस में किया, चेक से पेमेंट किया, और वो चेक था नकली। और इसके बारे में अमित को पूरी जानकारी थी, यानी एक प्रकार से अमित ने फ्रॉड किया है। ठीक है ना, बट क्या है कि अभी तक ABC ज्वेलर्स को इस बारे में जानकारी नहीं है कि अमित फ्रॉड कर रहा है। ठीक है ना, यदि उसे पता चलता तो वह उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता था। ठीक है, पर अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट है जो अमित और ABC ज्वेलर के बीच में हुआ है, ये वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं हुआ। और अमित है, अमित अपनी जो रिंग है उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो है गिरवी रख देता है और बैंक से लोन प्राप्त कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर समझना है कि जो अमित है, अमित ने जो रिंग है जो एक प्रकार से फ्रॉड के आधार पर प्राप्त की है। ठीक है ना, और उसको बैंक के पास गिरवी रख दिया। यदि बैंक ने वह रिंग गुड फेथ के आधार पर अपने पास गिरवी रख ली और बैंक को जानकारी नहीं है कि अनिल ने फ्रॉड करके, ये अमित है, अमित ने फ्रॉड करके वह रिंग जो है ABC ज्वेलर से खरीदी है। ठीक है ना, तो बैंक के पास जो उस प्लेस गुड्स का गुड टाइटल होगा। ठीक है, अच्छा स्वामित्व। बट यदि बैंक को पता है कि अनिल ने फ्रॉड के आधार पर ABC जो ज्वेलर से जो रिंग है वो खरीदी है, और इसके बाद यदि बैंक उस रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर ये वैलिड प्लेस नहीं कहलाएगा और बैंक के पास गुड टाइटल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कोई गुड्स प्राप्त किया, उसके बाद उसको किसी तीसरे पक्षकार के पास गिरवी रखा, तीसरे पक्षकार ने उस गुड्स को गुड फेथ के आधार पर जो गिरवी रखा है उसको उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी नहीं है और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जो गिरवी रख लेने वाले व्यक्ति यानी जो पावनी है उसके पास वस्तु का यानी प्लेस्ड गुड्स का गुड टाइटल होगा, अच्छा स्वामित्व, यानी कोई भी व्यक्ति उससे उस वस्तु को छीन नहीं सकता। ठीक है ना, जब तक कि उसके द्वारा जो दिया गया लोन है उसका रिपेमेंट उसे प्राप्त नहीं हो जाता। ओके, नेक्स्ट है प्लेस्ड बाय द पर्सन
who has limited interest ठीक है। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर 50% राइट है तो उस केस में वह उस वस्तु को के 50% पार्ट को ही गिरवी रख सकता है, ठीक है ना। किसी वस्तु के जो इक्वल जो ओनरशिप है 4 ओनर है तो प्रत्येक के पास 25% जो है राइट है। तो ऐसे में इस जो सिंगल ओनर है वह उस वस्तु के 25% पार्ट को ही गिरवी रख सकता है। नेक्स्ट है प्लेस्ड बाय को ओनर प्लेस्ड बाय को ओनर अब देखिए, यदि किसी असेट्स के या किसी कमोडिटी के गुड्स के एक से अधिक ओनर है तो जो सिंगल ओनर है सभी को ओनर के कंसेंट के आधार पर गुड्स को प्लेस कर सकता है, गिरवी रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस्ड बाय ए सेलर प्लेस्ड by a seller in possession of goods in possession of goods possession of goods sell अब देखिए, यहाँ पर इस बात को समझना है कि एक सेलर है, जैसे आप किसी बाइक शोरूम से, ठीक है ना, एक बाइक है वो खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी डिलीवरी है वो अभी आपने प्राप्त नहीं की है, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं एक किसी बढ़िया मुहूर्त पे 5 दिन के बाद जो बढ़िया मुहूर्त आ रहा है, ठीक है, एक सही आप मान रहे हैं कि कोई सही वार है, श्रेष्ठ वार है, आप उसको उसका डिलीवरी जो है प्राप्त करेंगे। जनरली होता है कि हम दीपावली पर, धनतेरस पर यदि कुछ हमें बाइक वगैरह परचेज करना है, कार वगैरह परचेज करना है, पहले बुक कराते हैं या उसको पहले खरीद लेते हैं और उसके बाद जो भी हमारे डे फिक्स किया उस डे को उस वस्तु की डिलीवरी को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, जो गुड्स है हम पेमेंट कर देते हैं जो शोरूम ओनर है उसको, लेकिन जो गुड्स है वो शोरूम ओनर के पास ही रखी रहती है। तो शोरूम ओनर के पास ये राइट है कि वह उस गुड्स को किसी के पास प्लेस कर सकता है, गिरवी रख सकता है, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति के पास भी वह गिरवी रखेगा उसके पास गुड टाइटल होगा, ये समझना है बात को, ठीक है ना। और ऐसा जो प्लेस है वो जो सेलर है उसने यदि गुड फेथ के आधार पर किया है। नेक्स्ट है प्लेस्ड बाय ए बायर, प्लेस्ड बाय ए बायर, प्लेस्ड बाय ए बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, इन possession of goods before sell। अब देखिए, यदि गुड्स को सेल करने से पहले ही गुड्स का पोजेशन बायर के पास है,
जो प्रोस्पेक्टिव बायर है उसके पास गुड्स का पोजीशन हो जाता है, तो उस केस में जो बायर है उस गुड्स को गिरवी रख सकता है, और वह गिरवी यदि गुड फेथ के आधार पर की गई है, रखी गई है, तो उसे हम एक वैलिड प्लेस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यानी कौन व्यक्ति है ओनर के अलावा जो गुड्स को, असेट्स को, कमोडिटी को प्लेस कर सकता है या गिरवी रख सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली समझ में आ गया है। ठीक है, और यदि किसी को डाउट है तो आप जो वीडियोस हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस के, उनको शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।